जो हम खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो 7 धातुओं में जाके बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। 3 दोष हमारे शरीर को चलाते हैं, वात, पित्त, कफ। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर को चलाती है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। और 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर को चलाती है। एक ऐसी बीमारी बताओ जो गोली खा के केमिकल वाली ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है? शुगर ठीक होती है? थायराइड ठीक होता है? शायद नहीं। कोई भी ऐसी दवाई मुझे बीमारी बताओ जो वो खा के ठीक हो रही है, लेकिन वही दवाई जाके आपका लीवर फेल करती है, वही दवाई जाके आपकी किडनी फेल करती है, हार्ट में कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। ये दवाइयां जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में बैंड हैं। आयुर्वेद सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखता है कि आप बीमार ही ना पड़ो। दूसरा, जो बीमार है उसको हील करना। क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए कि कोई बीमारी ना पड़े? एक छोटा सा सूत्र है, मैं सभी को बताना चाहूंगा। भोजन अंते विषम वारी। भोजन के अंत में विष समान है, वारी यानी कि पानी। हर जगह ना बहुत अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा कि कितना पानी सही पानी है। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके की थ्योरी में नहीं फंसना है। एवोकाडो नहीं खाना है। ये 200 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो। हम तो इतना महंगा खा रहे हैं, फिर हमें क्या है। ये उठने के बाद हमें आराम से, हड़बड़ी में नहीं उठना चाहिए, आराम से उठना चाहिए। और हमेशा राइट करवट लेके उठना चाहिए, लेफ्ट करवट लेके नहीं उठना चाहिए। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। डायबिटीज जिन भी लोगों को अभी शुरू हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो वो एक गुड़मार औषधि आती है, गुड़मार आयुर्वेदिक औषधि है, उसका चूर्ण आता है। उसको चूर्ण को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना शुरू करो। जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है, सर्पगंधा टैबलेट आती है, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की ले सकते हैं। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेना शुरू करें, बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये चीनी जो है ना, ये सेकंड मोस्ट एडिक्टिव चीज है कोकेन के बाद। और हम चीनी सब जगह हमारे आसपास है, मिठाइयों में, ड्रिंक्स में, फिजी ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफी में, सब जगह पे चीनी है। कई जगहों पे तो दालों में, सब्जियों में भी चीनी डालते हैं। आप सिंपल काम करो, जो दवाई खाते हो ना केमिकल वाली, उसको गूगल पे डालो, उसका पढ़ लो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी खतरनाक है ये चीजें जो हम गोलियों पे गोलियां खा रहे हैं, वो कितने ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई दवाई नहीं है केमिकल वाली जिसके साइड इफेक्ट ना। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में, जब हम 24 घंटे कुछ नहीं अन्न डालते, तो उसमें जो जितनी भी बीमारियों की हमारी संभावना होती है, बीमारी वाले सेल्स वो ऑटोमेटिकली खत्म करता चला जाता है। कैंसर सेल्स भी जो है वो खत्म होते हैं अगर हम उपवास करें। पानी जब हम पिए सुबह उठ के, तो मल्लासन में बैठ के पिए, जिससे उस पोजीशन में बैठ के अगर हम पानी पीते हैं तो अपान वायु पे ना बंद लग जाता है। अपान वायु जो है हमारी स्टूल क्लियर करने में हेल्प करती है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि क्या हम अपनी लाइफ में आयुर्वेद की हेल्प से अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, जहां पर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव सोच और आयुर्वेदा को मिलाकर अपने आप को हील कर सकते हैं? तो उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो कि कर्मा आयुर्वेदा पर काम कर रहे हैं। उनका ब्रांड का नाम है ये, जहां पर वो किडनी स्पेशलिस्ट है। किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आज वो शेयर करने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, अपने माइंडसेट को लेकर या प्लेसिबो के कॉम्बिनेशन को लेकर और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन को लेकर हम अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, अलग अलग बीमारियों को कैसे डीपली हील किया जा सकता है। तो डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और उन्होंने ये पूछा कि क्या आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो या इंग्लिश मेडिसिन को, क्या होम्योपैथी को, बहुत सारे लोग पूछा। और एक कमेंट बहुत दिनों से लगातार आ रहा था कि क्या आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो फाइनली जिन्होंने कमेंट किए थे उन सभी लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन काम कर गई। आज हमारे साथ डॉक्टर है। तो सर, आपका एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। हमारे पूरे चैनल पर पहली बार हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करने वाले हैं, जहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद कैसे बाकी जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथी हो, इंग्लिश मेडिसिन हैं, कैसे इससे बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि कुछ लोगों का ना बहुत सारे मिथ है, बट क्योंकि आप खुद इसमें मेडिसिन में बहुत वक्त से हैं, तो आपका क्या थॉट है कि हाउ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा इज इन टुडेज टाइम?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ जो होती है ना, हेल्थ की परिभाषा क्या है। लोग समझते हैं जी बिल्कुल उनको शरीर में बिल्कुल ठीक है तो वो हेल्दी है। हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तो 4 एस्पेक्ट है हेल्थ के। हम जनरली सोचते हैं हम फिजिकली फिट है तो हम फिट है, बट मेंटल हेल्थ भी इतनी इंपॉर्टेंट है, सोशल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये चारों हमने एस्पेक्ट्स बताए, चारों एस्पेक्ट्स आज से कई हजार साल पहले आयुर्वेद में लिखे गए। WHO में धीरे धीरे करके ये एडिशन हुआ है। पहले फिजिकल था, फिर मेंटल, फिर सोशल, फिर स्पिरिचुअल। तो आयुर्वेद जो है वो इतना एडवांस है उस समय, यानी कि आज से लगभग कुछ हम आकलन करें तो 5000 साल पहले भी है। कुछ लोग कहते हैं 9.5 लाख साल पहले, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए लक्ष्मण जी के लिए, तब से आयुर्वेद है। जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। एलोपैथी का जो है वो कब से है, वो है लगभग 200-250 साल पुरानी पैथी है लगभग। अगर हम टाइम टेस्टेड मेडिसिन है आयुर्वेद इतनी पुरानी है, इतने समय से समय की कसौटी पर खरी उतर रही है टाइम टेस्टेड मेडिसिन। तो एक आपने कहावत सुनी है ना कि बहुत से एक डिटर्जेंट है पॉपुलर, उसका एक लाइन है कि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन आयुर्वेद में ना ये उल्टा है, पहले आप विश्वास करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे आप कहते हो ना कि पहले विश्वास होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है आयुर्वेद में भी। अगर हम दवाई को विश्वास से लेते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन 100 टाइम ज्यादा वो अच्छी हमारे लिए रहती है, 100 टाइम ज्यादा इफेक्ट आते हैं उस दवाई के एज कम्पेयर टू हम ले रहे हैं जी हमें सिर्फ खाना है। सेम गोस फॉर एनीथिंग, वॉट एवर वी आर टेकिंग इन, हम जो भी खा रहे हैं अगर हम उसको चाहते हैं वो हमारे शरीर को लगे तो हमें विश्वास से खाना है, मन से खाना है। बेमन तो खाना भी हमारे को असर नहीं करता, फायदा नहीं करता। जो हम खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो 7 धातुओं में जाके बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। 3 दोष हमारे शरीर को चलाते हैं, वात, पित्त, कफ। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर को चलाती है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। और 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर को चलाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन सब के लिए हम जब भी खाएं पूरे मन को एकाग्र करके और खाने में पूरी श्रद्धा भाव से खाओ। और जब खाना खा रहे हो तो दूसरा कोई काम नहीं करे, वो साथ में मोबाइल चल रहा है। मैं देखता हूँ बच्चों को क्या करते, बच्चों के आगे मोबाइल स्क्रीन रख देते और बच्चे खाना खा रहे ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो और हमें डिस्टर्ब ना करें। बहुत ही खराब चलन है, बहुत ही बेकार चलन है कि आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और खाना भी खा रहे हैं और आप खुद दूसरे मोबाइल देख रहे हैं बैठ के। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे शरीर में बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। हम जो खा रहे हैं, मैं देखता हूँ वॉशरूम में भी लोग फोन लेके जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं फोन उनके हाथ में। जब आप वॉशरूम में फोन लेके जाते हो तो आपका, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा वहां पे काम होता है हमारा पेट जो है वो साफ हो, हमारे को पॉटी प्रॉपर आए। लेकिन जब आप फोन में आप ध्यान लगा के बैठे हुए हो और फोन में आपका ध्यान है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका पेट ठीक रहे, प्रॉपर साफ हो, तो वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो। फोन हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी पैथोलॉजी है। अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है, हम जो चिपका के बैठे हुए हैं, वो फोन है। हम जहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उसके गुलाम हो गए ना, हम तो फोन के। राइट। हम तो उसके मतलब ना चाहते हुए और अनजाने में भी वी आर एडिक्टेड टू द फोन। करेक्ट। हम अपनी बॉडी पे तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे। हम यहाँ तक उसके हो गए कि हम जहां पे भी जा रहे हैं हम फोन के आगे पीछे ही हो रहे। ये आई थिंक आप सही बोल रहे हो कि जब हम मैनिफेस्टेशन में या पॉजिटिविटी या फोकस की बात करते हैं, अगर मल्टीटास्क करेंगे, वॉशरूम में ही हो चाहे वो, तो आई थिंक वो कुछ भी चीज सही से नहीं होगी। और जैसा आपने कहा कि फोन इतना बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है कि शायद बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा जो माइंडसेट है, जो कंजप्शन हम कर रहे हैं, वो कंटेंट जो हम ले रहे हैं उससे अपने माइंड को फीड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, दुनिया जो है ना वो गोल है, आयुर्वेद से शुरू हुई थी और आयुर्वेद की तरफ ही लोग आते चले जा रहे हैं। बस ये है कि आप देखते हैं हम क्या करते हैं, हम जनरली फॉलो करते हैं वेस्ट को। वहां पे क्या हो रहा है आज की डेट में, सब योगा की तरफ आ रहे हैं। बहुत से लोग एंटीबायोटिक खा खा के परेशान है एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। लेकिन हमारी अपनी ही पैथी है, हमारी अपनी ही संस्कृति, हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को भी तभी पहचान ज्यादा मिली थी जब उनको वेस्ट में पहचान मिली थी। बड़ा दुर्भाग्य है, कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमारे घरों में यूज होती है छोटी सी चीज हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम कितने हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। हम उसे स्पाइसेस की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी औषधि है।
एंटी इन्फेक्शियस है, हमारे लिए एंटीबायोटिक का भी काम करती है। बहुत सारे प्रॉपर्टी उसके गुण ऐसे है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक रहती है। लेकिन आज हम इस चीज को भूल गए और अमेरिका जो है हल्दी को पेटेंट करने में लगा हुआ है। और जिस समय वहां पे यहाँ पे पेटेंट हो गई तो हल्दी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, मुश्किल होगी हमें। तो हम अपनी चीजों को भूल के केमिकल वाली दवाइयों की तरफ जा रहे हैं। चाइना में अगर कोई बीमार होता है ना, वो पहले जाता है चाइनीज मेडिसिन लेता है, अगर उसे बेनिफिट नहीं होता तब वो केमिकल वाली दवाइयों की तरफ जाता है। हमारे यहाँ पे उल्टा ही सा पहले हम जाते हैं केमिकल वाली दवाइयों पे, साइड इफेक्ट वाली दवाइयों पे। जब वहां पे रिलीफ नहीं मिलता, वो डॉक्टर कहता है अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा कुछ और देख अपना। तब जाके वो कहता है चलो आयुर्वेद की तरफ चले। मतलब ऐसी स्टेज पर आते हैं बहुत सी बार पेशेंट की उस समय पर रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है। अगर वही पेशेंट पहले की स्टेज पर आए तो कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है पेशेंट। ये कोई एक मतलब हम अपनी चीज पे विश्वास हमें कम होता चला जा रहा है, जबकि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा रिच है। हमारे देश के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 10-12 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज नहीं होता। 16 क्लाइमेटिक जोन है, 6 ऋतुएं हैं। इतने एबंडेंस में हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं कि हमें किसी केमिकल वाली औषधि की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे यहाँ पे होता है तो कितनी सारी जड़ी बूटियां उगती हैं। वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता। -20, -30, कई कई जगह पे -50 तक भी टेम्परेचर होता। तो वो केमिकल वाली औषधियां उनकी मजबूरी की दे, हमारी मजबूरी नहीं है कोई कि हम केमिकल वाली औषधियों का प्रयोग करें। हम जो है हमारे पास जड़ी बूटियां इतनी एम्पल में उपलब्ध है कि हम उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जो ये मिथ है, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जितना मैंने सुना अब तक, जब से छोटे थे तब से मैं ये सुन रहा था कि यार देखो जल्दी रिलीफ चाहिए ना तो इंग्लिश मेडिसिन लो, एलोपैथी लो, और अगर कहीं से कुछ नहीं चल रहा है तो आखिरी है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी असर पड़ेगा। और इस टाइम को माइंड में रखते हुए लोग इस ट्रीटमेंट को ना सबसे आखिरी रास्ता समझते हैं। क्या ये एक्चुअली में मिथ सही है? तो आपने बताया कि अमित की हमें अगर जल्दी ठीक होना है तो हमें केमिकल वाली दवाइयां लेनी है और काम शुरू करना है। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, एक ऐसी बीमारी बताओ जो गोली खा के केमिकल वाली ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है? जिंदगी भर खाते हैं लोग। शुगर ठीक होती है? नहीं। थायराइड ठीक होता है? शायद नहीं। कोई भी ऐसी दवाई मुझे बीमारी बताओ जो वो खा के ठीक हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक होने जाते हो, वहां पे आप वहां पे जाके उनके परमानेंट पेशेंट बन जाते हो। आप दवाई ले जा रहे हो, जिंदगी भर ले जा रहे हो। डायबिटीज की दवाई ली आपने टैबलेट लेना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ गई। उसके बाद पता चला कि डायबिटीज HbA1c आपका कंट्रोल नहीं है। ग्रेजुअली आपने इंसुलिन लेना शुरू करा, इंसुलिन की डोज बढ़ती चली गई। उसके बाद पता चला कि इंसुलिन लेने के बाद उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स पर उसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप वो ट्रीट करा दो, तो कुछ चक्कर में फंसते चले जाते हो। जबकि जो एलोपैथी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, उसका मतलब ये गूगल पे जाकर देखोगे, एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के सिवा सब कुछ। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट, तो आप एलोपैथी में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई गोली खा के सोच रहे हो बीमारी ठीक कर रहे हो, तो गोली खा के बीमारी कोई भी ठीक नहीं होती। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत बड़ा हमारे देश के लिए, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आयुर्वेद की तरफ आ जाए, हमारे पास दुनिया भर की चीजें उपलब्ध है। हमें एंटीबायोटिक खा के बैक्टीरिया को अपने शरीर के मारने की जरूरत नहीं है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, वो एंटीबायोटिक खा के मर जाते हैं। हाँ। उसके बाद दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, पेट अपसेट होते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं एंटीबायोटिक। अमेरिका में एंटीबायोटिक खा के लोग परेशान है। दे आर कमिंग टुवर्ड्स होलिस्टिक ट्रीटमेंट, दे आर कमिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स अदर पैथीज। तो ये समझने वाली बात है कि आयुर्वेद में जड़ पे काम होता है, रूट पे काम होता है। आपकी जो बीमारी है वो अगर आप डायबिटीज जो है वहीं पे आयुर्वेद से ठीक कर लोगे तो आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे ना। आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे, आपकी मल्टीपल, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो ये समझना जरूरी कि बीमारी को जड़ से ठीक करना है या परमानेंट पेशेंट बनना है। ये बहुत बड़ी चीज। दूसरा, अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तो वहां जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो आप जरूर लीजिए। लेकिन आज के समय में भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सर्जरी किया करते थे, वो राइनोप्लास्टी किया करते थे आज से कई हजार साल पहले।
पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे ना, वो गर्दन नहीं काटते थे, वो नाक काटते थे। तो नाक काटते थे तो वहां पे 1500 हमारे भारत में राइनोप्लास्टी केंद्र थे, जहां पे वो टूटी हुई नाक को जोड़ने का काम किया जाता था। इतना एडवांस आयुर्वेद था, इतना एडवांस जो है कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में आचार्य सुश्रुत की मूर्तियां भी लगी है, प्रतिमा भी लगी हुई है। मतलब ये इतना है कि आज के समय में भी जो हम धातु है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर्जरी में, उससे कई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट उस समय में हम यूज किया करते थे, और वो 7 धातुओं से बनाए जाते थे। आज के समय आयरन का यूज होता है, जिससे उनमें जंग नहीं लगता था। इतना एडवांस है आयुर्वेदा। ये तो हम जो है उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें स्वस्थ होना है, अगर हमें निरोगी होना है, जैसे जैसे फास्ट फूड की चेन बन रही है, वैसे वैसे एलोपैथिक दवाइयों की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की चेन भी बढ़ती चली जा रही है, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और आयुर्वेद की तरफ जरूर आना होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं आप जो बात बोल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं हर बात को समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि जितने भी लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, और जो ये बड़ी बीमारियां हैं, शुगर की, डायबिटीज की, और डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि जिंदगी भर खानी है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन फिर भी लोग वो क्विक सॉल्यूशन के चक्कर में वो उस तरफ जाते हैं, और आयुर्वेद की तरफ जाना चाहते ही नहीं है। और वो मतलब ओके, ये और मुझे लगता है बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। ओके, ग्रेट। आप समझ सकते हो मेंटल ब्लॉक है, लेकिन आपने बहुत सारी बार देखा होगा, पेशेंट को घुटने में दर्द हुआ या उसको सर में दर्द हुआ, उसने दर्द की गोली खाई, दर्द की गोली खा के उसने टेम्पररी दर्द को सप्रेस कर दिया। हाँ, उसके कारण उसका तो लीवर में, किडनी में और सब 10 जगह पे कॉम्प्लिकेशन आएगा उस गोली का, उसके बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, हो सकता है उसके कई साल बाद उसे कोई प्रॉब्लम आए, या कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आए, तब उसे ध्यान भी नहीं आएगा ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। कहेगा मेरा तो खाना पीना ठीक था, मेरा तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इतनी सारी दवाइयां, बैंड दवाइयां जो बाहर के देशों में बैंड है, वो यहाँ पे खुलेआम OTC एज अ यूज होती है दवाइयां, केमिकल वाली दवाइयां, जिनके भर भर के नुकसान होते हैं। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको पता है? कॉमन आपने दवाई देखी होगी, निमोस्लाइड, एक नीले रंग की गोली आती है, वो बड़ी कॉमनली मिलती है, बुखार के पेशेंट खाते हैं, और स्पेशली जो इंटीरियर्स में है ना, वो दवाइयां लेते हैं और वो खाते हैं, और बुखार उसे खाते ही उतर जाता है। एक गोली खाई, आपको कितना मर्जी बुखार उतर जाएगा उससे। लेकिन वही दवाई जाके आपका लीवर फेल करती है, वही दवाई जाके आपकी किडनी फेल करती है, हार्ट में कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। ये दवाइयां जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में बैंड हैं, अमेरिका में बैंड है, जो यहाँ पे खुलेआम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट भी बहुत सी बार अनजाने में ले रहे हैं। नीले रंग की गोली खाई और बुखार जो है वो छूमंतर। तो ये छूमंतर करने वाली जो गोलियां होती है ना, जो जल्दी जल्दी वाला कह रहे हो आप, जो जल्दी से ठीक हो गई, ये छूमंतर करने वाली गोलियां साइड इफेक्ट शरीर में छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी, जो एकदम से आपकी ठीक कर देता है। माय गॉड। तो लोग, मेरे को लगता है वो नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। मेरे लिए बहुत कुछ है शायद आज के पॉडकास्ट में। मुझे सर एक चीज बताइए, जैसे आयुर्वेद में ना, आई थिंक आप भी बात करते हैं इस बारे में, और कई जगह मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कि आयुर्वेद इस माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बहुत बात करता है, कि हमारा जो मन है वो आयुर्वेद के साथ जब मिल जाए तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से बात कर लें, चाहे हम उसको अपने फेथ के अकॉर्डिंग बात कर लें, जो आपने शुरू में भी बोला। तो आपको क्या लगता है, ये हमारा जो मन है ये कितना इंपॉर्टेंट है एक हीलिंग प्रोसेस के लिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हम सोचते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। फिजियोलॉजी इज समथिंग विच रिलीजेस आवर हार्मोन्स। अगर हमारा मूड अच्छा होता है ना, तो हमारी बॉडी भी हिसाब से हैप्पी रहती है, एक्साइटेड रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। अगर हमारा मूड खराब होता है तो बॉडी भी जो थोड़ी डल हो जाती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है। ये एक कॉमन सी बात है अगर हमारे को बॉडी को कंट्रोल करना है। तो आयुर्वेद डजंट बिलीव इन ऑर्गन बेस्ड अप्रोच। आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है कि हम सारे शरीर को होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जहां पे अगर आपको बहुत सारी बीमारियों के मैंने साइड इफेक्ट बताए, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों के साइड बेनिफिट होते हैं। Okay. अगर आप कोई एक दवाई ले रहे हो तो उसको आपकी सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे असर नहीं करेगा, हो सकता है आपके माइंड पे भी जाके असर करे, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी जाके असर करे। तो माइंड बॉडी को हम एज अ सिंगल एंटिटी लेके चलते हैं। वी टेक इट एज वन एंटिटी और हम उसी को हील करने की प्रयास करते हैं। ध्यान जो है वो योग में भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इकट्ठे लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं। जहां पे हम
मेडिसिन, डाइट, योग, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, इस सब चीजों का सिनर्जी में जब काम होता है तो पूरी बॉडी हील करना शुरू करती है। दुनिया भर के लोग एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं आज की डेट में, बीमार हैं, सोने उठने का समय खराब है, खाना, लोगों को 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारे देश में, 10-12 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, इतने ही लोगों को लगभग ब्लड प्रेशर की समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 में से 4, 4.5 जो लोग हैं वो बीमार हैं। 10 में से 9 लोग जो है आज के समय में बीमार हैं। जबकि अगर हम पीछे चले जाएं, लगभग 500-700 साल पहले चले जाएं, तो बीमारियां काफी कम हुआ करती थी, लोग शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष की आयु हुआ करती। करेक्ट। कुछ और पीछे चले जाएं, चरक सुश्रुत के काल में चले जाएं, तो बीमारियां क्या होती हैं सोचना पड़ेगा। वातावरण इतना स्वच्छ था, हमारे आसपास बीमारियां टिकती ही नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं आज के समय में? ऐसी क्या दिक्कत आई कि बीमारियां जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि हर दूसरा आदमी, हर आदमी को कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बीमारी है। कलयुग है। तो हुआ क्या कि हमने आयुर्वेद का जो पालन है वो कम कर दिया। हम जो है अब अपने आयुर्वेद की तरफ से दूर होते चले गए, और छोटी छोटी चीजें जो है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक है वो हम भूलते चले जा रहे हैं, और हम बीमारी की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं, और फिर हम गोली खाते हैं, फिर बीमारी को दबाते हैं। ठीक नहीं करते, बीमारी दबाती है, केमिकल वाली गोली। बुखार हुआ तो बुखार की गोली बुखार को दबाएगी, जबकि बुखार जो है वो मित्र रोग है हमारे लिए। खांसी जुकाम जो है वो मित्र रोग है। बहुत ज्यादा बुखार हो तो लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लेनी, लेकिन उस समय बुखार जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, हमारी बॉडी में जो बीमारी है उसको हम दबाते हैं। मतलब हम बुखार को दबा रहे, बीमारी को नहीं दबा रहे, जो एक्चुअली इशू है, रीजन है। बीमारी को दबाने के लिए बुखार हमारी बॉडी दे रही है, सिग्नल दे रही है, सिग्नल, बुखार उसका रिएक्शन दे रही है बीमारी का, और हम बुखार को ही दबा रहे हैं। हम अपनी इम्यूनिटी हमारी बॉडी बुखार के फॉर्म में दे रही है, उसी को हम दबाने की गोली खा रहे हैं। मित्र रोग की कैटेगरी में आता है बुखार। हमारे शरीर के लिए अच्छा है बुखार, अगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन उसको दबाते हैं। तो यही साइकोलॉजी पे केमिकल वाली दवाएं चलती है। कोई भी बीमारी है उसे टेम्पररी सिम्टोमैटिक उसको दबा दिया जाता है, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं होती उसमें। जबकि आयुर्वेद विश्वास करता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। उससे भी ज्यादा विश्वास करता है कि अब बीमारी ना हो, क्या बीमारी ना पड़ो, आप अपना लाइफस्टाइल, अपना थॉट प्रोसेस इतना अच्छा रखो कि बीमारी ना पड़ो। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुर्रस्य विकार प्रश्न। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को ठीक रखना आयुर्वेद का पहला एम है। जो बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करना आयुर्वेद का सेकंड एम है। तो पहली प्रायोरिटी है कि बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, आप सब चीजें A to Z करते हो, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आयुर्वेद इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। ओके, ग्रेट सर। अभी ना मेरे को लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पार्ट को गया, मैं वापस से जाके एक पूछूंगा आपसे। सबसे पहले ना आपने एक बात ये बोली यहाँ पर कि आयुर्वेद सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखता है कि आप बीमार ही ना पड़ो, तो ये पहला रूल है। दूसरा, जो बीमार है उसको हील करना। तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम फॉलो करें कि कोई बीमारी ना पड़े? क्या है उसका मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, मैं एक छोटा सा एक सूत्र बताऊंगा। ये 107 बीमारियों का कारण है, और ये मुझे लगता है भारत में 90% लोग यही करते हैं, और 107 बीमारियों के कारण ग्रसित होते हैं। इसके अंदर LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज का कई बार अनकंट्रोल हो जाना, और साथ साथ यूरिक एसिड का बढ़ना, ये जो सारी चीजें ये इसी से रिलेटेड है। एक छोटा सा सूत्र है, मैं सभी को बताना चाहूंगा। भोजन अंते विषम वारी। भोजन के अंत में विष समान है, वारी यानी कि पानी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया और पानी पिया, हाँ। खाना खाया पानी पिया, तो वो जो पानी पीते हैं ना, वो हमारे पेट में जाके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता। जिस प्रकार से हमारा खाना पकता है, जब अग्नि जलती है, हाँ। खाना पकता है फ्लेम पे, डाइजेस्टिव फ्लेम पे, जो हमारे फ्लेम होता है गैस का, उसमें पकता है। उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। वो जठर अग्नि जब हम उस पर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। हाँ। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड आम इन आयुर्वेदा।
आम जो होता है वो 107 बीमारियों का कारण बताया गया है। हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाते हैं पानी पीते हैं, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, आदत ऐसी पड़ गई है और इतने सारे लोगों को पेट की समस्याएं हैं। तो खाने के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद हमें पानी पीना चाहिए। अगर पीना है तो घूट घूट करके बीच में पी सकते हैं और आधा घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। आधा घंटे पहले भी नहीं पीना चाहिए जिससे हमें भूख सही से लगे। और आधे से 45 मिनट्स के बाद हमें पानी का यूज करना चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर ये सूत्र फॉलो कर लेंगे, मुझे लगता है बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी, बहुत सी बीमारियों से उनको रिलीफ मिलेगा। अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये सुना है लेकिन उसका कारण नहीं पता ना कि क्यों नहीं पीना पानी। तो बहुत सारे जो लॉजिकल लोग होते हैं वो उनको कारण बताकर कन्विंस ना किया है तब तक वो फॉलो नहीं करते। साथ में पानी को पीने के लिए हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखें। ठीक है। पानी को आपने ये भी सुना होगा बैठ के पीना, खड़े होके नहीं पीना। हाँ ये भी, हाँ। हमेशा बैठ जाओ, पानी खड़े मत रहो। बहुत सही, हाँ जी। तो अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते थे ये चीजें, क्योंकि हमारे जनरेशन में ये चल रही थी, बैठ जा खड़ा मत रहे, पानी पीना बैठ जा। हाँ। तो पानी जब हम बैठ के पीते हैं ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा पेट पे आ जाता है। ओके। पानी भी डाइजेस्ट होता है। जब खड़े होके पीते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि से पेट से हिल जाता है। तो पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए। ओके। पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, गटागट पानी को नहीं पीना है। जब हम सिप सिप करके पानी को पीते हैं तो हमारे जो मुंह में होता है वो अल्कलीन होता है, क्षार होते हैं, यानी कि बेसिक होता है जो नेचर में, और हमारे पेट में अम्ल होता है, HCl होता है। जब हम पानी को सिप सिप करके पीते हैं तो हमारे मुंह में जब पानी जाता है तो वो सलाइवा मिक्स होता है। हाँ। ये सलाइवरी ग्लैंड जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, इनकी कोई छुट्टी नहीं है, ये पानी में मिक्स होके हमारे पेट में जाते हैं। अमाइलेस, वो पानी में जो हमारे अम्ल था, यहाँ पे हमारे क्षारीय था मुंह में और हमारे पेट में अम्ल था, और क्षारीय और अम्ल मिलके वो जो है न्यूट्रल हो जाता है, पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम ये करके पीते हैं तो पेट की एसिडिटी शांत होती है, पेट की समस्याओं से हमें रिलीफ मिलती है, वात पित्त कफ जो है वो तीनों हमारे बैलेंस रहते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है ये। वाओ। क्योंकि मतलब मेरे को एग्जैक्टली इस बारे में तो मैंने सुना था कि नहीं पीते, और लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना था कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते तो घुटने में दर्द होने लगता है। क्या ये भी मिथ है, घुटने से कनेक्टेड है, या जो आपने बताया कि सिर्फ उसी चीज से रिलेटेड है? देखिए, खड़े होकर पानी पीते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा हिल जाएगा। वो घुटने पे भी जा सकता है, टांग को भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो पानी भी डाइजेस्ट होता है। तो अगर प्रेफरेबली जैसे हमारे पास किडनी पेशेंट आते हैं तो हम बहुत सी बार देखते हैं उनकी किडनी जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, तो उनके पैरों में सूजन इकट्ठी हो जाती है। पेट में सूजन आ जाती है। तो वहां पे क्या होता है, पिटिंग ओडेमा होता है पैरों में। यहाँ पे पानी के एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पे अगर हम पैर को दबाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे पिट हो जाता है, यानी कि गड्ढा पड़ जाता है एकदम से, ऐसे वापस नहीं आएगा, गड्ढा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी किडनी जो है फंक्शन नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, किडनी पेशेंट के लिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनता है बिल्कुल, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी पानी को हमेशा बैठ के पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खड़े होकर पानी को नहीं पीना। और ऐसा भी कुछ है क्या कि जैसे हर जगह ना बहुत अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा कि कितना पानी सही पानी है? हाँ, ये बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि पानी कितना पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए। अब ये समझना पड़ेगा कि पानी का ना पीने के लिए हमें हमारी बॉडी बताएगी हमें पानी कितना पीना है। वो कैसे बताएगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने देखा होगा जब आप पानी पीते हो तो बड़ा ही न्यूट्रल होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का एसिड नहीं होता, लेकिन जब हमारी बॉडी से वो यूरिन के फॉर्म में निकलता है तो वो एसिडिक होता है। हाँ। तो हमने पानी पिया, हमारी शरीर की गंदगी जो है वो यूरिन लेके निकल रहा है। हाँ। तो हमारे यूरिन से हमें पता चलेगा कि हमें पानी कितना पीना है। वो कैसे पता चलेगा? अगर यूरिन जो है वो व्हाइट कलर का है या फिर पेल येलो है तो मतलब आप पानी की क्वांटिटी ठीक पी रहे हो। ओके। अगर यूरिन जो है वो डार्क येलो है तो मतलब आप पानी जो है वो कम पी रहे हो, पानी आपको बढ़ाने की जरूरत है, पानी जो आपको आवश्यकता है कि आप उसे इंक्रीज करें। अब बहुत से लोग कहते हैं 3 लीटर पिए, 5 लीटर पिए, 2 लीटर पिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आप और हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा बैठने का काम है तो हमें पानी कम भी चलेगा, लेकिन अगर कोई लेबर है, कोई अगर रिक्शा पुलर है, वो सारा टाइम काम कर रहा है, उसके हो सकता है पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। तो ये आपकी बॉडी आपको बताएगी आपको पानी कितना पीना है, लेकिन 2 से 3.5-4 लीटर तक ही लिमिट रख के हम पानी को आराम से पी सकते हैं हर एक की बॉडी के लिए। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। ओके। क्योंकि जैसा आपने बताया ना, हर जगह कुछ लिखा हुआ है, कोई बोल रहा है 2 लीटर, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 5,
पर उसका वो नहीं उतारा है कि कई बार पेशेंट आते कहते हैं हमने देखा कि पानी ज्यादा पीने से बॉडी अच्छी होती है, 5-5 लीटर 6-6 लीटर पीने लग जाते हैं पानी। ज्यादा पानी पीने से पेट खराब हो जाएगा और हो सकता है 4 बीमारियां और भी हो जाए। तो पानी उतना ही पीना है जितनी हमें प्यास लगे और हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। ऐसा कोई एक वो नहीं है कि हमने कि एक तो एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें होती है, मुझे लगता है कि कुछ भी छोटा मोटा कोई बता के वायरल हो जाते हैं। और वायरल होने के कारण क्या होता है, लोगों को भ्रमित हो जाते हैं। हाँ। अब मैं छोटा सा नुस्खा बता के, आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे की साइंस क्या है क्या नहीं है। एनीवन कैन कम एंड स्पीक ऑन सोशल मीडिया, इसके पीछे उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है वो कुछ नहीं मैटर करती। बिल्कुल। तो उस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो पानी जो है ना, ये नहीं कि आपने कहीं देख ली, किसी रील में देख लिया कि पानी घटाघट पीते जाओ और आप दुनिया भर सारा टाइम पानी पे जाए, नुकसान कर देगा। पेट तो खराब हो ही जाएगा उससे सबसे पहले, और भी बीमारियां होने के। ओके। इसमें ना आपने जो बताया था ना बात पे दोष होते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग मैंने सुना था कि ना हमारी फूड हैबिट भी अलग होनी चाहिए। तो ये इसको जाना कैसा जाए कि मेरे को क्या मेरी बॉडी के लिए क्या सही खाना है और क्या सही खाना नहीं है? देखिए, बॉडी जो है ना हमारी सबकी अलग अलग होती है। हाँ। अब इसके अंदर कोई वातज हो सकता है, कोई वात पित्तज हो सकता है, कोई पित्तज, कोई कफज हो सकता है। इनके कॉम्बिनेशन में हमारी बॉडी की प्रकृति होती है। कईयों को गर्म खाना पसंद होता है, कईयों को जो है वो ठंडी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाना पीना जो है वो हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, जिस प्रांत में हम रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारे इंडिया में अब एक जगह पे हम गुजरात में हैं, वहाँ पे हो सकता है सूखी हवा हो, चेन्नई में गीली हवा हो, तो दोनों की आबो हवा बिल्कुल अलग है। और हम जो है सेवन क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल खाना खा रहे हैं। हम खा रहे हैं पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड डॉग, हॉट डॉग, हम ये चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अनुसार हम नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं अपनी जीवा के अनुसार। हाँ। अपनी जीभ के अनुसार हम खा रहे हैं। तो हमारा जो खाना पीना है वो टोटली जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो खाना पीना जब भी होता है ना, एक तो वो हमेशा इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। ओके। तो क्या पूरे भारत का एक खाना हो सकता है? शायद नहीं। हाँ बिल्कुल, कभी भी जो डाइट है वो नेशनल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि Right. जगह बहुत अलग अलग, हर जगह अलग अलग वेदर है, इसी वजह से। एग्जैक्टली हर जगह पे क्लाइमेट अलग है, हर जगह पे वेदर अलग है, पानी अलग है, सब मिट्टी अलग है, सब चीजें अलग अलग है। तो जहाँ पे जो चीज उगती है वो उस चीज के लिए बेस्ट है। और डाइट कैसी होनी चाहिए, हमेशा लोकल होनी चाहिए। अब बहुत से लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये तो महंगा, सबसे महंगा फ्रूट खा रहे हैं और सबसे हम ऐसा फ्रूट खा रहे हैं। तो फ्रूट जब खाओ ना, तो सबसे सस्ता फ्रूट खाना, वही हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद। क्या बात है। क्यों? सबसे सस्ता फ्रूट जो आपके आसपास मिल रहा है वही आपके शरीर को फायदा करेगा। और सबसे महंगे वाला फ्रूट सिर्फ आपकी जीवा के काम आएगा, आपकी टंग के 2.5 इंच की जो हमारी जीभ है इसी को फायदा करेगा। सबसे सस्ता फ्रूट जो होगा वो सीजनल फ्रूट होगा और वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके की थ्योरी में नहीं फंसना है। एवोकाडो नहीं खाना है। हाँ, ये 200 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो, हम तो इतना महंगा खा रहे हैं, फिर हमें क्या है ये। तो बहुत सारे सोशल स्टेटस इसे जोड़ देते हैं। लेकिन जो आपके आसपास उग रहा है वही आपके शरीर के लिए साथ में सबसे बढ़िया वही है, आपके शरीर के लिए एब्जॉर्ब भी करेगा, धातुएं भी बनाएगा और फायदा भी करेगा। अब जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्थ में, रहते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं हम, तो ठीक है। अब हमारे आसपास तो वैसे कुछ खास उग नहीं रहा है। अब जो भी चीजें या तो पंजाब से आ रही हैं या यूपी से आ रही हैं या हरियाणा से, मतलब दिल्ली से कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में लोग अगर सवाल पूछे तो क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी। अब यहाँ पे हम इसको बाउंड्रीज, हम स्टेट बाउंड्री के अनुसार हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हवा पानी के अनुसार। अच्छा, तो नॉर्थ हवा पानी कैसी है ये इसको हम कंसिडर करेंगे, दिस इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। गॉट इट। अब साउथ में वेदर अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो सब जगह की हवा पानी अलग हो सकती है, सब जगह की जो है वो मिट्टी अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से हम चीजों को ले तो हमारे शरीर के लिए बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ये चीजें ये हमें समझना जरूरी है कि हम इंटरनेशनल डाइट ना लें। अब बहुत से लोग पास्ता खा रहे हैं, पास्ता में दूध भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, सब चीजें डाल दी। पहले तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, मैंने भी पहली बार खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही जो है वो नुकसान दे रहा है। विरुद्ध आहार हम खा रहे हैं, दूध में नमक डाल के हमने खा लिया, सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। और दुनिया भर की प्रॉब्लम, बहुत से लोग तुम रोज पास्ता खाता हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि एकदम से खाते ही नहीं हो सकता है सबको ना भी हो, लेकिन किसी किसी को इसके कारण कई प्रकार की समस्या हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे कौन कौन से विरुद्ध आहार में, क्योंकि मैंने एक्चुअली में सुना है, एक बार मैंने सुना था कि पपीते में आप नींबू नहीं डालना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है शायद, आई डोंट नो। पर ऐसे कौन कौन से जो फ्रूट्स या सब्जियां हैं जो
या खाने की चीजें जो कंबाइन नहीं करनी चाहिए? जैसे दूध के साथ मछली कभी नहीं खानी चाहिए, शहद के साथ जो है वो घी का प्रयोग इक्वल क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए कभी भी। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आप एक चीज़ जो नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, जो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ है कड़ी पकौड़ा, जो पंजाब में से चलती है। कड़ी पकौड़ा जो है ये एक प्रकार का जहर है जो हम खा रहे हैं। तो कड़ी में पकौड़े सब्जी खाते हैं? कड़ी जब हम बनाते हैं ना, हाँ। उसमें क्या होता है, वो दही को हम गर्म करके बना रहे होते हैं। हाँ। दही को गर्म करके हमने क्या कर दिया, उसको जहर बना दिया, और जहर में हमने पकौड़े डाल दिए, पकौड़े और जहर हमने मिक्स करके खा लिया। ओह, क्योंकि दही का जो स्वभाव होता है वो होता है गर्म होता है, तासीर उसकी गर्म होती है, हमने उसको और गर्म कर दिया, तो वो क्या होता है, संस्कार विरुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद में ही सबसे बड़ा बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली है, हमारे स्त्रोतस को जाके बंद कर देती है। तो हम जब ये खाते हैं तो दही की तासीर होती है, दही के साथ में कुछ प्रिकॉशंस हमें हमेशा लेनी चाहिए। दही कभी भी हमें रात को नहीं खानी चाहिए, गर्म करके नहीं खानी चाहिए कभी भी। दिन में खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं दही हम, लेकिन रात को कफ बढ़ाती है दही, अभिसंधि होती है, स्त्रोतस को हमारे बंद करती है दही। मार्केट की जो दही खा रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, वो बेकार है, और हमारे किसी भी फायदा, हमारे को कोई भी फायदा नहीं देगी, क्योंकि वो पैस्चराइज हो जाती है। और जब हम दही को घर पे बनाते हैं तो वो बेस्ट रहती है हमारे लिए। हमें घर की बनी हुई दही हमारे लिए अच्छी होती है। आपने सुना होगा दही इज मोर ऑफ गुड फॉर द बैक्टीरिया, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है दही। हम जब एंटीबायोटिक जो लोग खाते हैं ना, तो उनके गुड बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। उनके लिए 15 दिनों तक दही का सेवन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके गुड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ेंगे उससे, जो एंटीबायोटिक के कारण खत्म हो गए हैं। तो कुछ चीजें, दही के लिए सबसे अच्छा बर्तन जो है वो जमाने के लिए वो है मिट्टी का बर्तन। उसमें दही की जो है उसकी प्रकृति भी सही रहती है, और साथ साथ उसमें सारे गुण भी मिलते हैं। तो इसमें जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। जैसे ना आपने बोला कि दूध में नमक नहीं डालना चाहिए, क्या दही का जो रायता बनाते हैं क्या वो भी गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दही का जब हम रायता बनाते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए नुकसान देता है, क्योंकि दही में क्या होता है, दही में बैक्टीरिया है। अब आपने क्या करा, उसमें केमिकल प्रोसेस नमक डाल दिया उसके ऊपर। हाँ। आप जब नमक डालते हो, सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं उसके, क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रोसेस नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, केमिकल प्रोसेस चीनी डाल दी, तो केमिकल के कारण वो दही जो है वो उसकी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और वो जो बचती है, या पकौड़ी बना के जब खाते हो तली हुई दही के बीच में वो डालते हैं, तो वो बड़ा नुकसान, हमारे लिए कोई फायदा नहीं करती वो। लेकिन जब हम तली हुई पकौड़ी डालते हैं तो वो नुकसान जरूर कर सकती है दही के साथ। तो कभी भी जब दही खाए तो उसको हमें ब्लैंड खानी चाहिए, उसके अंदर हमें किसी प्रकार का नमक नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की चीनी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वो नुकसान दे। दही में कुछ डाल सकते हैं तो खांड डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ये चीजें जो है दही की एफिकेसी भी बढ़ाती है और टेस्ट को भी बढ़ाएगी। ग्रेट सर, आई थिंक ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप शायद बता रहे हैं, और आई एम श्योर बहुत लोगों को हेल्प होगी। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, जैसे आपने धातुओं के बारे में बात की थी, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए ना हमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको सब चीजें जो है आयुर्वेद के अनुसार अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें यहाँ पे, तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी उठे, सबसे पहले उठ के सबसे पहले सुबह सुबह भगवान का शुक्रिया करें, भगवान का शुक्राना करें। क्यों इसका करना जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ है नहीं, हम क्यों शुक्रिया करें, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है। तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि 2.5 लाख लोगों ने अगले दिन की सुबह नहीं देखी, हम उनमें से जिन्होंने सुबह देखी, इसके लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं। बहुत से लोग आपकी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, कितने जनता के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, और हमें सबसे बड़ी बात है, हमें आज खाना नसीब हुआ, इसके लिए भी हम शुक्रिया कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको हो सकता है वो खाना भी ना देना हो, तो बहुत सारे रीजन है हमारे करने के। लेकिन जब हम ये करते हैं ना, तो हम किस पे फोकस करते हैं? आज हमारे पास क्या है, हमारा क्या चला गया, उससे हमारा फोकस हट जाता है। जब हमारा वो फोकस हट जाता है तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, डिमेंशिया नहीं होगा उन लोगों को, पार्किंसन की समस्या नहीं होगी। अगर ये हम छोटा सा 5 मिनट का सूत्र डेली फॉलो कर लेते हो, उसके बाद जब उठने के बाद हमें सबसे सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए भी, उठने के बाद हमें आराम से, हड़बड़ी में नहीं उठना चाहिए, आराम से उठना चाहिए, और हमेशा राइट करवट लेके उठना चाहिए, लेफ्ट करवट लेके नहीं उठना चाहिए। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। हाँ। तो जब हमारी बॉडी रिलैक्सिंग स्टेज में होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, तो हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो एक तरीके का
बैलेंस्ड होता है। जब हम राइट साइड करवट लेके उठते हैं तो एकदम से फ्लो जो है वो राइट साइड आता है, तो राइट साइड हमारी डाइजेस्टिव फायर भी अच्छी होती है। सुबह तो राइट साइड करवट लेके उठते हैं, जब ब्लड का फ्लो वहां जाता है। लेफ्ट साइड हमारे हार्ट पे जोर पड़ेगा अगर हम लेफ्ट करवट लेके उठे। और कभी भी ना हड़बड़ी में नहीं उठना, 2 मिनट बैठेंगे बेड पे, फिर हम आगे अपना काम शुरू करें। उसके बाद सबसे पहले पैर कौन सा नीचे रखना है, इसके लिए भी हम साइंटिफिकली और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हम जब भी देखेंगे ना, हमारे एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी, एक चल रही होती है ज्यादा और एक थोड़ी कम चल रही होती है। किसी समय दिन के कोई ज्यादा चल रही होगी, किसी समय दिन के कोई कम चल रही होगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले देखें कि ज्यादा कौन सी नाड़ी चल रही है। लेफ्ट चल रही है, अभी कौन सी चल रही है? राइट चल रही है। अभी मेरी भी राइट चल रही है। तो सुबह उठ के अगर हम देखेंगे तो अगर जिनकी राइट नाड़ी चल रही है तो वो पहले राइट पैर को नीचे रखे, और जिनकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है वो लेफ्ट पैर को नीचे रखे। जब ऐसा करते हैं तो वो ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को एकदम से एक्टिवेट कर देती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म के लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमारी बॉडी बीमार ना पड़े उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। सभी लोग उसके बाद जो है 5 मिनट का समय प्राणायाम के लिए जरूर निकालें। बहुत से लोग कहते हैं हम तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम प्राणायाम नहीं करेंगे। एक्सरसाइज यानी कि जिमिंग में और प्राणायाम में बहुत अंतर है दोनों में। जिमिंग जो है वो मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, तो हमारी मसल्स हेल्दी रहती है, हमारे जो है बॉडी वेट मेंटेन रहता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। इंटरनल ऑर्गन्स से, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 प्रकार की वायु और 72,000 नाड़ियां जो हैं वो हमारे शरीर को चला रही हैं, तो वो सारी जागृत हो जाती है, प्राण शक्ति हमारे शरीर में आती है। तो प्राणायाम जो है हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेडिटेशन 5 मिनट अगर कर ली तो वो उसी प्रकार से जैसे हम जो है लकड़ी काटने से पहले शार्प करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी तरीके से मेडिटेशन 5 मिनट करने से हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर लेंगे ना अगर, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, और हम जब पूरा टाइम एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आई थिंक ये मैंने कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट किया था और वहां पर मुझे पहली बार स्वर विज्ञान के बारे में समझ में आया, जो आपने बताया कि नाड़ी चेक करो, और इससे मुझे भी खुद बहुत ज्यादा फायदा मिला। और थैंक यू, आपने ये शेयर किया, लोगों के लिए वापस से रिमाइंडर होगा कि कितनी छोटी सी चीज है कि आपको जमीन पर पैर कौन सा रखना है। और मैंने उसके बाद बहुत बदलाव देखे अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। तो ग्रेट सर, थैंक यू। अब ना मैं एक चीज आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जब हम लोगों को ना कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जो आपने बताई भी कि लोगों को डायबिटीज हो गया, लोगों को शुगर का इशू है, और ये लंबे इश्यूज हैं, मतलब अभी से नहीं है। और बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से मेडिसिन, आयुर्वेद करें, क्या करें। तो लोगों को जो कंसल्ट कर देते हैं, लोग समझ लेते हैं, उसी को करते रहते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी कुछ ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्यादातर लोग जिससे ग्रसित हैं, परेशान हैं, आयुर्वेद के जरिए हम क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है जिससे उनको फायदा हो। जैसे कि डायबिटीज आज के वक्त में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है, तो डायबिटीज के केस में क्या करना चाहिए लोगों को? डायबिटीज जिन भी लोगों को अभी शुरू हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो वो एक गुड़मार औषधि आती है, गुड़मार आयुर्वेदिक औषधि है, उसका चूर्ण आता है। उसको चूर्ण को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना शुरू करो। 90% लोगों की डायबिटीज जो है वो कंट्रोल होने लग जाएगी। साथ में डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है, हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, और आधा से पौना घंटा हमें ब्रिस्क वॉक जरूर करनी है। ब्रिस्क वॉक के साथ अगर हमने ये बेसिक चीजें कर ली ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। डायबिटीज जो है काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। नहीं तो डायबिटीज क्या होता है, गोलियां, मतलब डायबिटीज की गोली खाते हैं उससे बीपी हो जाता है, बीपी की गोली खाते हैं उससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है मिली जुली सरकार रहती है इनकी, एक आया दूसरा भी आता है, दूसरा आया पहला भी आता है। तो हमें जो है केमिकल वाली दवाइयों पर जितना निर्भरता कम होगी हमारी, वो अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों को डायबिटीज हुआ, 2-4 साल बाद बीपी हो गया, बीपी के साथ डायबिटीज हो गई। तो गुड़मार चूर्ण सभी जो है वो लिख ले। ये जिनको शुगर है, जैसा कि नाम बता रहा है, गुड़ को मारने वाला। शक्कर जो है, हमारी जो शुगर बढ़ती है ना, तो हमारे सभी ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आम भाषा में बोलूं तो खून गाढ़ा हो गया हमारा। जब खून गाढ़ा हो गया, लीवर पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा, सबको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गन्स को, जिस वजह से ऑर्गन्स की डैमेज होने की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक, और खाना जो रात को खाएं और सोएं उसमें 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके।
Okay. 4 आवर्स की विंडो होनी चाहिए जब हम वो खाना रात को सो रहे हैं और खाना खाने के बीच में। ये कुछ चीजें अगर हमने कर ली तो डायबिटीज जो है वो कंट्रोल होगी। कितने पेशेंट है जिनकी शुगर नॉर्मल हो गई है, वो इंसुलिन चल रहा है, इंसुलिन बंद हो गया उनका। बेसिक चीजें हैं। नहीं, अगर इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको तो नियर बाय अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को अपना फैमिली डॉक्टर बना लो, जो भी आपके आसपास है। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी वहां पे, पूरा आपको इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा से कैसे कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है वहां पे मिलेगी। तो आपको मेन जो है फैमिली डॉक्टर, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आपके आसपास है उससे बना लो। अमेजिंग, अमेजिंग। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कई बार जो लोग डायबिटीज शुगर की दवाइयां ले रहे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बीपी से। अगर किसी को बीपी है, हाई है तो क्या, या लो है तो क्या क्या करना चाहिए उसको? देखो, लो बीपी है तो उसको तो खाने पीने से हम उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा उसको नमक वाला पानी दिया, इस तरह की चीजें। तो लो बीपी तो होता है डेंजरस, ज्यादा इमीडिएट हो जाता है क्योंकि उसे चक्कर आने लग जाते हैं और कहीं पे भी गिर सकता है। हाँ। तो लो बीपी जो है जनरली कम होता है बट इट इज डेंजरस, तो हमें उसे इमीडिएट कंट्रोल करना चाहिए। हाई बीपी जिनको है, हाई बीपी, नमक ज्यादा खा रहे हैं, सबसे पहले तो वो नमक हमें कम करना चाहिए। हमने जो आयोडीन वाला नमक ले लिया, टेबल सॉल्ट बना दिया उसके ऊपर। हम जो टेबल सॉल्ट का कंसेप्ट है ना, ये सारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे हम खाने के बीच में भी नमक डाल देते हैं और ऊपर से हमने डाल दिया क्योंकि हमें वेस्ट को कॉपी करना था। टेबल पे वो सॉल्ट रखते हैं, उसे टेबल सॉल्ट डालते हैं, उसे खाने में ऊपर डाल देते हैं। तो हमने दोनों तरीकों से नमक ले लिया, हमारा नमक डबल हो गया, सोडियम इंटेक हमारा डबल हो गया। अब वो बढ़ा हुआ नमक हमारे बीपी को जाके बढ़ाता है और हमारे जो आर्टरीज है, जो हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं, वहां पे जाके वो जोर पड़ता है, जिस वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो नमक का इंटेक, सबसे पहले सॉल्ट का इंटेक कम करना है। दूसरा, नमक कौन सा लेना है? आयोडीन वाला जो नमक होता है ये केमिकली प्रोसेस्ड होता है। नेचुरल नमक होता है सेंधा नमक, जिसे पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। उस नमक का जो प्रयोग करते हैं तो वो कंपैरेटिवली हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, बेटर होता है, टेस्ट के लिए भी बेटर होता है और सोडियम भी उसमें कम होता है। तो आयोडीन वाला नमक हटा के सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो बीपी भी कंट्रोल रहेगा और बीपी जैसी बीमारी भी नहीं होगी। दूसरा, जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है, सर्पगंधा टैबलेट आती है, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की ले सकते हैं। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेना शुरू करें, बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो नियर बाय किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके परामर्श लेके आप इसका करा सकते हैं, लेकिन सर्पगंधा टैबलेट से बीपी आपका कंट्रोल होना इजीली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। चाय कॉफी जहर समान है, उसको हमें बंद करना है बीपी वाले पेशेंट के लिए, उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, बीपी एकदम से बढ़ाएगी। कैफीन वाली ड्रिंक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी है, फिजी ड्रिंक्स जितनी भी हैं, ये सारी चीजें जो अगर हमने खाना पीना ठीक कर लिया, साथ में ये कर लिया, बीपी भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये बढ़ती चली जाती है बीमारी तो वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो जाती है। दिमाग पे बीमारी को हावी नहीं होने देना, बीमारी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन बहुत सी बार पेशेंट जाता है, उसे बताता है बीमारी है तो गोली खानी है, जिंदगी भर खानी है, क्योंकि डॉक्टर्स उसका माइंडसेट ऐसा बना देते हैं। आज के समय में कितने पेशेंट है जिनका हमने आयुर्वेद के द्वारा बीपी की दवाइयां गोलियां छूटी हैं, बीपी ठीक हुआ है, शुगर की गोलियां छूटी है, शुगर ठीक हुआ है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियोस भी उपलब्ध हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, और वहां जाके भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन पेशेंट्स को रिलीफ मिला। आपने ना जो ये टेबल सॉल्ट के बारे में बात की, जो मैंने सुना है, मैंने ये सुना है कि आप खाने में नमक डाल दो लेकिन ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। ये कुछ इसका साइंस है क्या? ऊपर से नहीं डालना चाहिए, पहले जितना डाला हुआ है उतना ही रहना चाहिए, इसका क्या साइंस है? देखिए क्या होता था ना, पहले हमारे यहाँ पे ना हम सिर्फ खाने में ही नमक डालते थे। हाँ। पहले हम ऊपर से नहीं डालते थे। ठीक है। और जो वेस्ट में होता था ना वो खाने में नहीं डालते, वो ऊपर से डालते, सिर्फ ऊपर से डालते, सिर्फ ऊपर से डालते हैं। तो हमने जब ये देखा कि हम खाने में भी डाल रहे हैं नमक, हमने वेस्ट को कॉपी भी कर लिया और हमने ऊपर से भी डाल दिया, तो नमक जो हो गया वो डबल हो गया। अच्छा, सोडियम बढ़ गया। टेबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बाहर का है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने खाने में डाल दिया तो वो बेटर रहता है हमारे लिए, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। ऊपर से जब हम डालते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसान देता है। ओके ओके ओके। और डबल भी हो गया, सोडियम भी बढ़ गया हमारे शरीर में। मतलब आपका कहना है जब उसको बनाते वो डाला जाता है तो वो अच्छे से बेटर है। और पहले ऐसे ही डालते थे हम शुरू से इसी तरीके से ही यूज करते आ रहे नमक। लेकिन हमने क्या देखा कि हमें तो आंख बंद करके कॉपी करना है, हमने अपनी टॉयलेट सीट बदल दी। हम पहले इंडियन टॉयलेट सीट का यूज करते थे, अब वेस्टर्न पे आ गए। हमने टेबल सॉल्ट का यूज करना शुरू कर दिया। हमने सुखासन में खाना खाते थे, अब आज हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। हमने जो है सब चीजें अपने आसपास चेंज कर दी। उसके कारण से, चेंज करने के कारण से हमारे शरीर जो है वो बीमारियों का घर बनता गया। इन सब चीजों के ना साइंटिफिक रीजंस हैं कि हमें क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं।
लेकिन अगर शॉर्ट में बोलूँ ना, तो हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस आना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे उनकी शतायु हुआ करती थी, और आज जो है भारत की एवरेज आयु 60-65 वर्ष हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है। जापान के अंदर 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष के ऊपर हैं। कितनी बड़ी बात। वहां पे जीवन जो है वो इतना मतलब अच्छा है कि लोग इतने अच्छे जीवन काल में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 60 में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को 65 में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एवरेज एज ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। राइट सर, राइट। एक चीज ना, जैसे एक और प्रॉब्लम है आज के टाइम में, वेट का इशू बहुत है, ओवर वेट होना। लोग ऑब्वियसली वो उसके बहुत सारे कारण हैं, लाइफस्टाइल है, खाना पीना, जैसे आपने बताया बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रखी हैं। तो अगर कोई ओवर वेट है तो उसको क्या आयुर्वेद का सोल्यूशन हो सकता है उसके लिए? देखिए, बहुत से लोग ना ओवरवेट, बहुत सारे पेशेंट्स का वेट जो है वो कम हुआ है। कैसे क्या करना है उसके लिए बेसिक चीज़ों का फॉलो करना है। हमेशा जब भी हम खाना खाए ना, खाने को पीना है, खाना पीना। ओके। खाने को पीना है मतलब खाना जब हम खाते हैं तो उसे हमें च्यू करके खाना है, आराम से, बिल्कुल पेस्ट बना के हमें उसको मुंह के अंदर लेके जाना है, पेट के अंदर लेके जाना है। तो इतना आराम से उसे हम खाएं कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, मुंह में हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। बहुत से 32 बार चबा, 40 बार। उसके पीछे का यही रीजन है कि हम लिक्विड फॉर्म में वो खाना हो जाए और आराम से डाइजेस्ट हो। और जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना, तो साथ में उसके हमारे जो बॉडी में, हमारे जो मुंह में अमाइलेज है, वो अमाइलेज एंजाइम भी मिल जाता है और वो बॉडी में जाके अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। सबसे पहले तो हमें ये करना है। दूसरा, जो भी लोग खाना वेट लॉस करना चाहते हैं उनको एक जहर छोड़ना है। उस जहर का नाम है चीनी। ये चीनी जो है ना, ये सेकंड मोस्ट एडिक्टिव चीज है कोकेन के बाद। और हम चीनी सब जगह हमारे आसपास है, मिठाइयों में, ड्रिंक्स में, फिजी ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफी में, सब जगह पे चीनी है। कई जगहों पे तो दालों में, सब्जियों में भी चीनी डालते हैं, कई प्रांतों में तो। हाँ, गुजरात में शायद। हाँ, मीठा। तो ये जो चीनी है जो ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है हमें। चीनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। हमारी बॉडी को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम। चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी में सिर्फ जहर है जो हम चीनी में डूबे पड़े हैं। पहले हमारे यहाँ पे चीनी कोई नहीं यूज करता था, हम सिर्फ गुड़ यूज करते थे, शक्कर यूज करते थे। लेकिन आज के समय में हम चीनी का इतना ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम चीनी ही खाए जा रहे हैं। और चीनी जो है, वेट लॉस जिनको करना है वो चीनी उनको सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी, कट डाउन शुगर। ठीक है, ओके। उसके बाद जिनको वेट लॉस करना है, हमें खाने की विंडो सेट करनी है। जठर अग्नि जो है ना, हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो हमारे सूर्य के अनुसार काम करती है। तो सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना है और सूर्योदय से पहले हमें कुछ नहीं खाना है। 9 to 6 की विंडो हम लेंगे, जिसके आज के डेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। आयुर्वेद में ये कई हजार साल पहले बता दिया गया था कि हमें इस विंडो में खाना है जब हमारी बॉडी वो डाइजेस्ट भी कर पाए। डाइजेस्टिव फायर तो हमारी तभी चल रही है ना, और हम रात को खा रहे हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, दुनिया भर की हम चीजें मंगा रहे हैं, और दुनिया भर हम जो है रात को ही हम खा रहे हैं। मैं देखता हूँ रोज रात को खाते हैं, कई लोग कहते हैं दिन में खाते नहीं, रात को ही खा रहे हैं हम। तो खाना पचेगा कैसे? खाना वो जाके वो आंतों में जमेगा, दुनिया भर के फैट बनाएगा, दुनिया भर की गड़बड़ करेगा शरीर में जाके। बिल्कुल। तो हमें ये भी करने की जरूरत है कि हम अपनी विंडो सेट कर लें, 9 to 6 में खाएं, जब हमारे सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, रात को कुछ नहीं खाना, वो पचेगा नहीं। उसके साथ साथ बहुत से लोग जो है कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं खाना, मतलब जो कॉमनली सुनने में आता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं वो बीच में क्या खा रहे हैं। वो थोड़ी देर में 8-2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फील नहीं होता। ये रेगुलर मंचिंग की हैबिट है ना, ये बड़ा नुकसान देती है। इसको हमें अवॉइड करना है। पाम ऑयल के बने हुए जो हम खा रहे हैं, पैकेट्स खा रहे हैं दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स के, सभी के पीछे लिखा होता है, आप पीछे पढ़ लेना, पाम ऑयल। पाम ऑयल कितना खराब है? पाम ऑयल जाके सीधा हमारी जो आर्टरीज है उनको ब्लॉक करता है, जाके जमता है वो पाम ऑयल, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर पे बना होता है, हमारी बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट करेगी। जितने भी मिक्सर बनते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता होता है पाम ऑयल और सभी को जो है प्रॉफिट चाहिए, तो पाम ऑयल में सारे मिक्सर 95% मिक्सचर जो है पाम ऑयल में बनते हैं। और पाम ऑयल मंचिंग करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां हम ले जा रहे हैं। नमक अलग जाता है, दुनिया भर की चीजें, चीनी अलग जाती है। जितने भी पैकेट फूड है, पैकेज फूड है, इन सब में चीनी यूज होती है, प्रिजर्वेटिव होता है, चीनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है हमें अवॉइड करनी है। तो ये हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। प्लस ब्रिस्क वॉक जरूर करनी है। हमें वॉक करने हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। अगर हो सके तो कार्डियक एक्सरसाइज भी शुरू करें। जिनको वेट लॉस करना है उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है। वेट लॉस के अलावा शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है वो। जब वॉक करते हैं तो सारी चीजें जो है वो अपने आप ही
सिस्टम जो है वो फ्लो में आ जाता है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें, 5 मिनट का प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम भी करें, उससे भी काफी है। ग्रेट। एक चीज ना मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी, जैसा आपने बोला रील से जो बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें ये बोला, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट उसमें ये बोला गया था कि डिनर के बाद जब आप वॉक करते हो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि कुछ किसी का भी कोई साइंटिफिक रीजन, अगर मतलब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें थ्योरी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जो आयुर्वेद सिद्धांतों का ज्ञान है, आयुर्वेद में सूत्रों का ज्ञान विज्ञान है, उसमें क्लियरली उसके पीछे के साइंस क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें हैं। बहुत से लोग कहते हैं खाने के बाद वॉक जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ आपको, और नाइट में हमें क्या करना चाहिए वो भी बताता हूँ। खाने के बाद जब हम खाने के बाद हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम वज्रासन में बैठे। हाँ, ठीक है। वज्रासन में जब हम बैठते हैं ना, तो क्योंकि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो वो नीचे से ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और पेट में ज्यादा आ जाती है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। बहुत से लोग वॉक करने लग जाते हैं खाने के बाद, तो खाने के बाद जो है वो वॉक आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद आप कर सकते हो, लेकिन 10-15 मिनट तक अगर वज्रासन में बैठते हो तो खाने का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो इसका उपयोग कीजिए और वज्रासन में बैठिए और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। उसके बाद आप 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हो। और रात के खाने के बाद वॉक करना 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि वॉक नुकसान देगी। अगर आप वज्रासन में बैठे हो, वॉक करके अगर आप सोते हो तो डाइजेशन और अच्छा होगा। ओके, मतलब ये मतलब मिथ ही था जो चल रहा है। ओके, ग्रेट। मतलब ये प्रॉपर अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो इसको इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें वज्रासन जरूरी है, उसके बाद हम वॉक भी कर सकते हैं। ओके सर, जो लोग ना मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बहुत बात की, मैं एक बार वापस से आता हूँ। बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन में, आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है इनकी मेंटल हेल्थ में। लोग इसकी वजह से सुसाइड भी कर ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। प्रेशर है, ऑब्वियसली जेन्युइन प्रेशर है बाहर की दुनिया का, काम का, पैसे का। तो आयुर्वेद में हमारे पास ऐसे क्या क्या तरीके हैं या योग में जिसकी मदद से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को, स्पेसिफिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी अगर बीमारियों में वो है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि यही सब चीजें लीड करती हैं, अल्जाइमर्स वगैरह की जैसी बीमारियां इन्हीं को लीड करती हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पूरे भारत को बताना चाहूँगा कि होता क्या है, ये जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, ये ठीक की जा सकती हैं। इसको ना हमने ना बहुत ज़्यादा जो एंटी डिप्रेसेंट और दुनिया भर की जो दवाई ली है, उनके दुनिया भर के साइड इफेक्ट है। आप सिंपल एक काम करो, जो दवाई खाते हो ना केमिकल वाली, उसको गूगल पे डालो, उसका पढ़ लो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी खतरनाक है ये चीजें जो हम खा रहे हैं, हम जो गोलियों पे गोलियां खा रहे हैं, वो कितने ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई दवाई नहीं है केमिकल वाली जिसके साइड इफेक्ट ना हो। उसके कारण ना वो बीमारी जो और कॉम्प्लिकेटेड हो चली। आज पेशेंट आया मेरे पास, हुए 22 साल से डिप्रेशन है उनको, 22 साल के लंबे समय से, और वो पेशेंट कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि इन तरह के पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन हो जाती है प्रॉब्लम। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। अगर ये स्टार्टिंग में आते तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते। सिंपल हम शिरोधारा भी कराते हैं ना, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं डिप्रेशन के केसेस में। और साथ साथ अभी क्या है कि शंख पुष्पी, ब्राह्मी, इतने सारे हमारे पास मेध्य औषधियां हैं, जिन औषधियों का अगर प्रॉपरली प्रयोग किया जाए उसके साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट मिलेंगे। और साथ में अगर हम पंचकर्म से इसको कंबाइन करते हैं, साथ में हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मार्वलेस इफेक्ट उनका बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट आते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स में, मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत से पेशेंट्स की दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स बंद हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग फेज में है ना, वो तो बिल्कुल ही इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जितनी बीमारी पुरानी हो जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उनको भी रिजल्ट आए। तो अब ये क्या होता है, मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है काफी सारे पेशेंट्स को। मुझे इस वजह से ये हो रही है, मुझे इस वजह से वो हो रहा है। अब इस मेंटल ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना जरूरी है, इंद्रियों पे विजय पाना भी जरूरी है, जो हमें आयुर्वेद से सीखने को मिलता है। बिकॉज इट्स आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो एक उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो एक रिलीजियस उससे रिलेटेड है। दुनिया में 100 से अधिक पैथी है और किसी पैथी में ऐसा नहीं है। तो हम पूरी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग से ही ठीक हो सकती है अगर हम, कुछ मैंने चीजें भी बताई पहले कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर हम ये फॉलो कर ले, शिरोधारा करा ले, अभ्यंग करा ले, हफ्ते में एक बार अभ्यंग सबको कराना चाहिए।
बॉडी बढ़िया ये रहती है। क्या है अभ्यंग, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? आम भाषा में बोलूँ तो पंचकर्मा की जो थेरेपीज होती है, मसाज होती है बॉडी के ऊपर, वो होती है, लेकिन उसमें हम अलग अलग प्रकार के मर्म होते हैं जो हम बॉडी में कहते हैं, जिसको प्रेस करा जाता है, जिससे बॉडी जो है वो अच्छी रहती है। एक्यूपंक्चर है? एक्यूपंक्चर टोटली डिफरेंट है, ये पंचकर्मा थेरेपी में आता है। पंचकर्मा की है जिसमें अभ्यंग हम फुल बॉडी में मेडिकेटेड ऑयल के द्वारा पूरी बॉडी में करते हैं। साथ साथ अगर मान लीजिए किसी घुटने में दर्द है, जानू वस्ती देते हैं, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कहिए तो कटी वस्ती हो गई, वृक धारा हो गई, इस प्रकार से अलग अलग हम तरीकों से मेडिकेटेड ऑयल का उपयोग करके पूरी बॉडी के लिए पंचकर्मा के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होती है। अब जैसे आपने पंचकर्मा के बारे में बात की, मैं कुछ दिन पहले से इसके बारे में जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ। पंचकर्मा आज के वक्त में थोड़ा बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि काइंड ऑफ ये आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो पंचकर्मा कितनी जरूरी और कितनी सही है उन लोगों के लिए भी जिनको कोई बीमारी नहीं है? जिनको कोई बीमारी नहीं है, साल में 7 दिन जो है वो पंचकर्मा कराना चाहिए। वमन विरेचन टेक्निक होती है जिसके अंदर जो है हम जितने भी दोष हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं वो हम ऊपर वॉमिटिंग के रास्ते और नीचे स्टूल के रास्ते विरेचन वो सारे शरीर से निकालते हैं, जिसे डिटॉक्स करते हैं। साल में 7 दिन एक बार कराएंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और बहुत से लोग ना केरला में तो कराते भी हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होता है क्योंकि वहां पे आयुर्वेद का प्रचलन काफी ज्यादा है। तो ये अगर हम करते हैं, साथ साथ हफ्ते में एक बार सभी को अभ्यंग कराना चाहिए। नियर बाय कोई भी आपका पंचकर्मा सेंटर है वहां पे जाके आप अभ्यंग करा सकते हो, साथ साथ आप वमन विरेचन करा के बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। बॉडी जो है बिल्कुल आपकी क्लीन हो जाएगी। बहुत से हम आयुर्वेदिक दवाइयां भी शुरू करते हैं ना, तो पहले हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं वमन विरेचन के, जिसे शोधन क्रिया कहा जाता है। शोधन के बाद हम दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और भी अच्छा आता है। एक चीज मुझे बताइए, जब हम किसी भी आयुर्वेद प्रोसेस को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सकारात्मक सोच का साथ में होना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहता हूं, जब भी आप दवाई लो ना तो आप बड़े विश्वास से लीजिएगा। देखो, पत्थर भी मूर्ति तब बनती है जब उसमें विश्वास होता है और ये हमारे अंदर विश्वास ही है जो हमारे, जब हम औषधि को पूरे विश्वास से लेते हैं ना तो उसकी जो हमारी एफिकेसी होती है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट भी है। जो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, एक कुछ तरह की दवाइयां अगर हम पेशेंट्स को दी जाती है मेडिकल फील्ड में, उसको वो दवाइयों में खाली कैप्सूल भी हो, लेकिन उसको अगर उस दवाई पे विश्वास है तो भी 50% चांस है वो ठीक हो जाता है। हाँ। इतनी बड़ी चीज है विश्वास। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप कोई भी चीज कर रहे हो तो विश्वास से करो। खाना भी खाते थे ना हमारे पूर्वज, हाथ जोड़ते थे पहले, हाँ, कि विश्वास से खाते थे। आज हमें खाना नसीब हो, वो खाना शरीर को ज्यादा लगेगा। खाना खाने से पहले जरूर भगवान का शुक्रिया करें, शुक्राना करें कि हमें आज खाना मिला है, और वो खाना हमारे शरीर को भी फायदा करेगा। हमने फास्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा है। हम जब भी कोई आता है, रिलीजियस फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, नवरात्रे होती हैं या एकादशी होती है, तो हम फास्ट करते हैं। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना भगवान के लिए नहीं है। भगवान हमारे खाली पेट से कुछ नहीं होता, हमारे अपने लिए है। भगवान ने हम ऐसा बनाया है कि हमारे लिए अपने लिए अच्छा है। हम जब भी किसी चीज को रिलीजन से जोड़ देते हैं तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है। हाँ, राइट। तो इसीलिए फास्टिंग को हमने जोड़ दिया रिलीजन से। जब हम फास्ट रखते हैं तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब हम 24 घंटे कुछ नहीं खाते, एक तो हमारे जीआईटी है उसको आराम मिलता है, 4 से 24 घंटे में खाना पचता है। जब हम 24 घंटे कुछ नहीं खा रहे तो हमारे जीआईटी को रेस्ट मिलेगा, एक दिन वो भी छुट्टी पे रहेगा। दूसरा, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उसमें ना हीलिंग कैपेसिटी होती है हमारे शरीर की बीमारियों को मारने की। सही। जब हम कुछ नहीं खाते तो वो जो बीमारी वाले सेल्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं, उनको हमारे अच्छे सेल्स जो है वो खा जाते हैं। लाइजोसोम्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर जो वो बीमारी वाले सेल्स को खत्म करते जाते हैं, जिसे ऑटोफेजी भी कहते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो आज से कई हजार साल पहले आयुर्वेद में लंघन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उपवास का कॉन्सेप्ट दिया गया, व्रत का कॉन्सेप्ट दिया गया, आज वो साइंटिफिकली दुनिया भर की रिसर्च के द्वारा प्रूवन है। ये कितनी एडवांस हमारी जो है वो साइंस है। अब उपवास भी लोग करते हैं ना, क्या खाते हैं, अरे चल ये भी खा ले, चल वो टिक्की भी खा ले, आलू के दुनिया भर के खाते बदलते 2 किलो वेट बढ़ गया, नवरात्रि खत्म। ये होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि उपवास जो है उसका करने का प्रॉपर तरीका है। 2 तरीके से उपवास होता है, एक होता है निराहार और एक होता है फलाहार। मतलब या तो आप कुछ नहीं खा रहे पूरा दिन, आप अगर हो सके तो आप लिक्विड डाइट पे हैं, कई लोग विदाउट लिक्विड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके शारीरिक बल कितना है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है।
या फिर आप फल खा रहे हो, सिर्फ फलाहार ले। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जब हम 24 घंटे कुछ नहीं अन्न डालते तो उसमें जो जितनी भी बीमारियों की हमारी संभावना होती है, बीमारी वाले सेल्स वो ऑटोमेटिकली खत्म करता चला जाता है। कैंसर सेल्स भी जो है वो खत्म होते हैं अगर हम उपवास रखते हैं। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे एकादशी का उपवास रखते हैं 15 दिन में एक बार, और मैं पर्सनली जो है पिछले 10 सालों से हफ्ते में एक उपवास रखता हूँ। हाँ, और उससे क्या है कि बॉडी में जो है ना वो बीमार नहीं पड़ती, वो फिट रहती है बॉडी, और अच्छे से जो है वो आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है, आपके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल भी बढ़ता है। वो तो आपके चेहरे पर देख के चमक वो लग रहा है मुझे। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उपवास को अच्छे से फॉलो करें, उसको अच्छे से हम प्रॉपरली रखें और रिलीजियसली करें उसको। तो ये आइडियली जैसे बताया, जैसे एकादशी तो हर 15 दिन में, आइडियल क्या है, महीने भर में एक फास्ट होना चाहिए? अगर हफ्ते में एक फास्ट रखते हैं ना तो बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। अगर जो नहीं रख सकते 15 दिन में एक रख ले, महीने में एक रख ले, 3 महीने में एक रख ले, लेकिन रखे जरूर। उससे हमारी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल फिट रहेगी। कोरोना हुआ था और मुझे मतलब आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिनको जिस समय जब कोरोना का इन्फेक्शन आया, क्योंकि वो बाहरी इन्फेक्शन था, वो कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ तो मैंने सिर्फ 3 दिन लंघन किया था। 3 दिन के बाद कोरोना मेरा नेगेटिव आ गया था। मेरे पॉजिटिव की रिपोर्ट थी और नेगेटिव की रिपोर्ट। उस समय ना दुनिया भर की वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स चल रही थी, लेकिन कोई रिसर्च फाइनल नहीं थी कि क्या लेना क्या नहीं लेना। तो बहुत सारी ड्रग्स चल रही थी, ये लेना है वो लेना है, ऐसे ऐसे करना है। और ये भी प्रोटोकॉल था कि आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, फर्स्ट वेव जब आई थी। लेकिन 3 दिन के लंघन के अंदर जो पॉजिटिव था वो कोरोना, वो नेगेटिव आ गया। लंघन इज नथिंग बट उपवास। मतलब आपको बुखार किसी भी प्रकार का हो वो कंट्रोल हो सकता है, चाहे वो कोरोना जैसा घातक हो, खतरनाक भी हो। जिसको एक समय में बहुत ज्यादा ना मेंटल डर था उस समय कि क्या है कोरोना के समय में, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना वो उससे ज्यादा उसके खौफ से मरे। हाँ, कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे। तो उस समय आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें हमें, तो मेंटली स्ट्रांग रहना उस समय बहुत जरूरी है। मैंने कितने लोगों को देखा वो हॉस्पिटल गए जो आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे, उन देखा आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पे उस खौफ के कारण वो उसको झेल नहीं पाए। हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की समस्या हुई है। तो कोरोना जैसी बीमारी को भी हम लंघन और उपवास के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इतना ज्यादा पावरफुल सूत्र है ये। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, बहुत सारे लोगों को, मेरी पहचान में भी बहुत लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, पेट साफ नहीं होता उनका। एक कारण तो जो मुझे लगता है, जो आपने भी शेयर किया शुरू में, कि वो इंडियन सीट से लेकर वेस्टर्न सीट हो गई है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और हम इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो? देखिए क्या है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ना सबसे अच्छा और पावरफुल सूत्र है कि हम ना सुबह जब हम उठे तो पानी पिए। ये सबको पता है, लेकिन पानी कैसे पिए और कितना पिए वो उस पर बात करते हैं। पानी जब हम पिए सुबह उठ के तो मलासन में बैठ के पिए, जिसको मलासन से उखड़ू बैठना भी कह सकते हो आप। इंडियन टॉयलेट सीट पे जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में बैठ के अगर हम पानी पीते हैं तो अपान वायु पे ना बंद लग जाता है। अपान वायु जो है हमारी स्टूल क्लियर करने में हेल्प करती है, तो अपान वायु पे बंद लग जाता है। तो हम पानी पिए तो एटलीस्ट हम 1.5-2 ग्लास पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी भी हमेशा ना इकट्ठे नहीं पीना। हमें 150-200 ml से ज्यादा पानी हमें एक बारी में नहीं पीना चाहिए। इट शुड बी लाइक हमें थोड़ी देर गैप देना फिर पानी पीना। तो 1.5 ग्लास या 2 ग्लास अगर हम पानी पीते हैं, मल आसन में बैठ के पानी पीते हैं, तो अपान वायु के बंद के कारण जो है वो पेट जो है वो अच्छे से क्लियर होता है। जब हम उस बंद से उठ के सीट पर जाते हैं, वॉशरूम सीट पर जाते हैं, तो ये अगर फॉलो करते हैं, इस पोजीशन में बैठ के 1.5-2 ग्लास पानी का सेवन करते हैं, आराम से थोड़ा करते हैं, तो 90% लोगों की कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर बहुत क्रोनिक नहीं है तो इसी से ठीक हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन। मल आसन में बैठ के जो है हमें पानी का सेवन करना है। मलासन में बैठ के पहले यूरिन भी किया करते थे हम, आजकल तो हम सीट में बैठ के खड़े होकर यूरिन कर रहे हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। जब मलासन में बैठ के यूरिन करते हैं तो पेट जो है वो प्रॉपर खाली, यूरिन जो है ब्लैडर जो है हमारा वो प्रॉपर खाली होता है। उस वजह से जो यूरिन जो है वो बचता नहीं है ब्लैडर में, और प्रोस्टेट की समस्या जो कितनी गंभीर समस्या है वो भी नहीं होती। तो छोटी सी चीज अगर हम जो बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली मेल्स में जो इतनी ज्यादा समस्या प्रोस्टेट की हो रही है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रही है, अगर हम मलासन में बैठ के यूरिन करते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट जिसको कहते थे, तो उसमें प्रोस्टेट की समस्या जो है वो भी नहीं होगी।
पहले कहाँ इतना हमने सुना था प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है। आज दुनिया भर के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है, फिर वो प्रोस्टेट कैंसर के रूप में बदल जाता है। प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं होगा, प्रोस्टेट की समस्या भी काफी कम होगी और कॉन्स्टिपेशन जो है वो तो बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। उसके अलावा साइड बेनिफिट्स तो मिलेंगे जिसकी अगर हम बात करेंगे तो शायद हम कई घंटों तक बात करेंगे। बिल्कुल सर। एक और मैं वापस एक बहुत पहले आपने छेड़ा भी था कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है मेडिटेशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मेडिटेशन के बारे में, बहुत बात भी करता हूँ। तो मेडिटेशन का होना, मेडिटेशन को करना, या कोई ऐसी विधि है, कोई तरीका है, स्पेसिफिक तरीका मेडिटेशन का, जिससे अगर कोई अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, मेडिटेशन की शुरुआत कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन ना बहुत से लोग समझते नहीं है क्या होता है। शायद आपके चैनल पे आप अच्छे से समझाते हो तो आपके व्यूअर समझेंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं मेडिटेशन में, उनको कुछ नहीं करना, अपने मगज को ना 10 मिनट आराम देना है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा बिजी है, कुछ ना कुछ चल रहा है सारा टाइम पे, तो सारा ना प्रेशर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। उसको रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन हमें करना है, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर, जो हमारी ब्रीद इन ब्रीद आउट हम कर रहे हैं, हाँ। उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमारा ब्रेन जो है वो काफी हद तक रिलैक्स रहेगा। तो जो भी लोग करना चाहे मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। 5 मिनट अगर हम इतना भी करते हैं तो हमारी ब्रेन भी अच्छी रहेगी और हमारी पूरी बॉडी जो है वो भी हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज करेंगे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी को जाके नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अब जो है ना, स्ट्रेस में बोलूं किसी को स्ट्रेस नहीं लेना तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है। स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। उसी स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो जो है वो ठीक रहते हैं, जो मैनेज नहीं कर पाते वो बीमारी की फॉर्म में किसी न किसी रूप में आता है। तो अगर ये 5 मिनट की एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करते हैं तो आई थिंक वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सर। मतलब सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इसको खत्म करने का, और आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि अभी भी अनटच होंगी, जो जानना चाहेंगे। और आई विश टू हैव यू अगेन सून ऑन दिस। अगर किसी को पार्ट 2 भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि इतना वक्त हो चुका है तो हमें इसको शायद एंड करना पड़ेगा। बट अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 में कमेंट में लिख देना, तो मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज, जो एक ऐसी एडवाइस जो आप, फाइनल एडवाइस जो हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं। तो जितने भी लोग जो है बीमारी से अगर पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, तो मैं उनको इतना कहना चाहूंगा कि आप आयुर्वेद की शरण में जरूर आएं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, औषधियां, पंचकर्मा थेरेपीज लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। लेकिन आने से पहले सिर्फ इसलिए नहीं आना कि किसी ने बोल दिया, किसी से सुन लिया। आने से पहले पूर्ण विश्वास से आना। वही विश्वास आपकी बीमारी में हेल्प करने में भी, बीमारी को ठीक करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाएं और जो भी दवा लें और जो खाना खाएं, वो पूर्ण विश्वास से, तसल्ली से, एकाग्र मन से सारे काम छोड़ के उस समय खाने पे ही फोकस करें। वही खाना हमारे शरीर को लगेगा और वो 7 धातुओं के निर्माण में मदद करेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी नहीं लगेगी शरीर में। सो थैंक यू सो मच सर इस चीज के लिए। और एक और जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी पर्सन आपसे डायरेक्टली इन टच आना चाहता है, तो आई नो आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, कोई और तरीका भी है जिससे वो आपके साथ जुड़ सकता है डायरेक्टली? हमारे 15 क्लिनिक्स और हॉस्पिटल हैं पूरे इंडिया में, सभी मेजर मेट्रोज में। तो अगर किसी को परामर्श लेना है तो वो हमारे यहाँ पे कॉल करके परामर्श भी ले सकता है, नहीं तो आप नियर बाय किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और अगर हो सके तो बिना डॉक्टर के भी आप ठीक होने का प्रयास कीजिए, डाइट योगा से प्रयास कीजिए, वो सबसे अच्छी चीज। दवाइयां भी आयुर्वेदिक भी लास्ट में लेनी है, हमें पहले डाइट और योगा से घर बैठे ठीक होने का प्रयास कीजिए। अमेजिंग सर, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई एम श्योर आज का जो पूरा पॉडकास्ट है वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर आएगा और बहुत अच्छी हेल्थ लेकर आएगा। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है, मेरे को भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद है जो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं जी। और आज शायद ये वक्त है इसी पॉडकास्ट के माध्यम से कि शायद हम कुछ चीजें हम इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके शुरुआत कर सकते हैं, और जब अगर उसका असर लगे तो लाइफ के हर एरिया में उसको अपना सकते हैं जी। तो वैसे तो आपने बोला है कि कहीं पर भी बात कर लें, बट मैं फिर भी सर के लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके जो भी वेबसाइट डिटेल है लिंक में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है डायरेक्टली आपको इनसे कंसल्ट करना है, इनके हॉस्पिटल चेन है इतनी बड़ी, उनसे कांटेक्ट करना है, तो आप उनसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है
आप इनके जो सोशल मीडिया है उन सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो जरूर करें, ताकि वो जो कंटेंट है डायरेक्टली जो कंटेंट बना रहे हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सके और आपको ये सेम वाइब्रेशन सेम एनर्जी डायरेक्टली मिल सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर।